बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नया दिन, नई सुबह और नई उम्मीद के साथ मैं हूँ ज़हरा रज़ा। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप सब लोगों को खुशामदीद। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आज अपने मेहमानों का तारुफ़ कराना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तिब्बे नबवी जनाब प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद साहब। एक अरसे से तिब के शोबे से वाबस्ता हैं, लोगों की बड़ी तादाद इनके तजुर्बे से मुस्तफ़ीद होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और इनके साथ साथ हमें एक नए मेहमान ने ज्वाइन किया है, ये भी तिब के शोबे से वाबस्ता हैं और लाहौर तिब्बे नबवी सेंटर में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जनाब हकीम अरशद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, आप दोनों को शो में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है पाइल्स, या जिसको बवासीर भी कहा जाता है। पाइल्स एक इंटेस्टाइनल डिजीज़ है जो कि इंटेस्टाइन या आंतों में ख़राबी के बायस पैदा होती है। आज हम इससे मुतालिक बात करेंगे कि ये क्या है, इसकी कितनी अक़साम हैं, क्या वजूहात हैं और इसका क्या इलाज मौजूद है तिब्बे नबवी की रोशनी में। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आपको डायल करना होगा 35305778 और 35305779। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 0321360253 और आप हमें फ़ेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा फ़ेसबुक एड्रेस है तिब्बे नबवी /Facebook। हकीम तारिक अहमद साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी और पूछूँगी कि ये पाइल्स, जिसको बवासीर भी कहा जाता है, ये मर्ज़ क्या है और क्यों होता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। पाइल्स, इसे बवासीर भी कहा जाता है। अमूमन इसकी जो है आम तौर के ऊपर इसका निशानी या इसकी अलामत यह है कि जब मरीज़ सुबह के वक्त स्टूल पास करता है तो उसको शदीद एनस में जलन और दर्द का एहसास होता है। इसकी वजूहात की तरफ जाए तो सबसे पहले इसकी एक बुनियादी काज जो वजह है वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़। इसके अलावा कब्ज़ की मैं बात कर रहा था कि कब्ज़ को जो है उम्मुल अमराज़ कहा जाता है। कब्ज़ की वजह से ना सिर्फ बवासीर बल्कि और भी बहुत से अमराज़ पैदा होते हैं। बवासीर में इसके अलावा वो लोग इस मर्ज़ का शिकार होते हैं जो बहुत ज़्यादा सिटिंग करते हैं, और इसके साथ साथ वो लोग जो तेज़ गर्म मिर्च मसाला जात का इस्तेमाल करते हैं कसरत के साथ, और इसके साथ साथ रेड मीट का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें इसकी प्रॉब्लम देखने में ज़्यादा आती है ऐसे लोगों में। अगर देखा जाए तिब्बे नबवी में तो एक बहुत ही प्यारी दवा जिसका जिक्र कुरान करीम में भी है और अहादीस में भी हमें मिलता है। कुरान करीम में वतीन व जैतून की कसम है इंजीर की और जैतून की, बाकायदा एक सूरत नाज़िल अल्लाह ताला ने फरमाई है तीन के नाम, सूरत तीन यानी अंजीर के नाम से। हदीस एक है जिसका मफ़हूम मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ कि एक साहबी फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में कहीं से अंजीर से भरा हुआ एक थाल आया। आपने फरमाया कि इसमें से खाओ। हमने उसमें से खाया। फिर आपने फरमाया कि अगर कोई कहे कि कोई जन्नत का फल ज़मीन पर आ सकता है तो वो अंजीर है, इसे खाओ कि ये बवासीर में को ठीक करती है और जोड़ों के दर्द में फ़ायदा देती है। तो बवासीर के लोग जो हैं उनके लिए तो एक इतना प्यारा तिब्बे नबवी का इलाज मौजूद है कि अगर वो अंजीर को इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उन्हें कब्ज़ नहीं, बवासीर नहीं होगी। और जो एक बुनियादी काज मैंने आपको बताई है इसकी कि वो है कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन अंजीर से ख़त्म हो जाती है, तो आप इसको तिब्बे नबवी की दवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, एहसान। हैदराबाद से इसहाक। जी इसहाक, आपका क्या मसला है? मुझे पार्किंसन है तकरीबन 5-6 साल से। राशा, अच्छा, पार्किंसन। ठीक है, और बस और भी कंप्लेन है। अच्छा, अपनी उम्र जाम बता हो जाता है, उम्र भी बता दीजिए अपनी। तो फिर एलोपैथी की गोली से खाता हूँ, थोड़ा सा अल्लाह के गोली खाती है फिर चलता हूँ। जी, थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए, आपको ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, ये ब्लड प्रेशर शुगर नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैं खुद हाइजीनिक इसमें अमल करता हूँ। आपका जरूरत कैसी है, मेरे ख्याल दवाखाना भी था। जी जी ठीक है एहसान, आपके सवाल का जवाब लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी, हमारे साथ मौजूद थे हैदराबाद से एहसान। हकीम तारिक साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी कि इनको राशा है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइएगा। जी एहसान साहब, इसके लिए जो आपने मुझे डिज़ीज़ बताई है अपनी, आप जो इलाज कर रहे हैं उसको भी जारी रखिए और इसके साथ साथ आप अजवा ब्लेसिंग का इस्तेमाल करें।
अजवा ब्लेसिंग का आपने 1 टीस्पून लेना है सुबह नाश्ते से पहले और 1 टीस्पून लेना है आपने शाम 5 बजे 1 कप नीम गर्म दूध के साथ। इसके अलावा हैदराबाद में तिब्बे नबवी सेंटर मौजूद है, आप वहाँ पे आके मिल सकते हैं। वहाँ पे हकीम उमर दराज साहब मौजूद होते हैं और हर जुमे को हकीम आसम भी वहाँ पे आते हैं, तो आप वहाँ जाके अपने एक दफ़ा चेकअप ज़रूर करवा लीजिएगा। और इस दौरान, बल्कि आपने इस दौरान भी और साथ में इसके बाद भी आप इस दवा को कंटिन्यू रखिएगा। ये जो मैंने आपको बताई है अजवा ब्लेसिंग, इंशाल्लाह इससे आपका ये मर्ज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी एहसान, आपने जवाब जो है सुन लिया होगा और आप हमारे तिब्बे नबवी सेंटर जो हैदराबाद में मौजूद है, आप उस पर भी विज़िट कर सकते हैं। हकीम अरशद साहब, मैं आपके पास आऊँगी कि बवासीर के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, बवासीर की कितनी अक़साम है? जी, हम बात कर रहे थे बवासीर के बारे में। बवासीर की 2 अक़साम है, एक बादी और एक खूनी। बादी बवासीर हो चाहे खूनी बवासीर हो, दोनों का जो तल्लक है वो कब्ज़ से है। जब शदीद कब्ज़ हो मस्से बन जाते हैं। जब मस्सों में उन साइज़ बड़ा होता है, तकरीबन 4 से 2 सेंटीमीटर तक हो जाता है, फिर वो दौरान हाजत उसमें ब्लीडिंग वगैरह शुरू हो जाती है, दर्द महसूस होता है, बैठने उठने में दिक्कत महसूस होती है और अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त और कमज़ोरी महसूस होती है। ठीक है। इसलिए इसमें अपनी जो ग़िज़ा है उसके ज़रा बेहतर करना चाहिए। उसको बैठने उठने में, या अगर ज़्यादा देर बैठने का काम है तो थोड़ी देर उसको वक्फे से चल फिर भी लेना चाहिए, तो उससे उसमें बेहतरी आएगी। बाकी इसमें अपनी ग़िज़ा में सबसे बड़े, जब ग़िज़ा की बेइतदाली की वजह से ये सबसे ज़्यादा मेन मसला पैदा होता है ये। जी नाज़रीन, हम मज़ीद बात करेंगे कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो बवासीर के मर्ज़ में लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बवासीर का मर्ज़ क्या है, इसकी वजूहात हमने जानी। अब हकीम तारिक अहमद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी और मैं पूछूँगी कि वो बवासीर में वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो इसके मरीज़ को लेनी चाहिए। सबसे पहले ये कि बवासीर की वो ग़िज़ाएँ बवासीर में लेनी चाहिए जिनमें एक तो ये कि उनमें कॉन्स्टिपेशन करने की सलाहियत, यानी कब्ज़ ना करें आपको। उसके बाद जिस तरह मैंने पहले बताया था कि तली हुई शाह का इस्तेमाल बंद कर दें, रेड मीट का इस्तेमाल बंद कर दें, सुरख मिर्च का इस्तेमाल बंद कर। अक्सर बवासीर के मरीज़ ये भी शिकायत करते नज़र आते हैं कि जब वो सुबह स्टूल पास करते हैं तो उस वक़्त उन्हें एनएस में शदीद दर्द, जलन और का एहसास होता है और एनएस में बाज़ का स्वेलिंग भी हो जाती है। तो जब आप तेज़ मिर्च मसाला खाएंगे तो आपको जलन भी होगी, दर्द भी होगी और स्वेलिंग भी होगी। मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि जब आप कोई चीज़ खाते हैं ऐसी जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, तो जब आप जो चीज़ आपकी ज़बान की नोक पे लगेगी, जलन पैदा करेगी, सेम ऐसे ही जाके वो एनएस में भी जलन भी होगी, दर्द भी होगी। तो इसलिए हमेशा बिल्कुल सादा ग़िज़ा लेनी चाहिए। सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें जिनमें लौकी, तोरई, टिंडे, मूली बवासीर के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। मूली का आप सालन इस्तेमाल कर सकते हैं, मूली को आप बतौर सलाद के इस्तेमाल कर सकते हैं। मूली एक ज़बरदस्त दवा है बवासीर को ख़त्म करने के लिए। इस तरह अंजीर को अपने इस्तेमाल में रखें, अंजीर भी है बवासीर के मर्ज़ को ख़त्म करती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी एहतियात ये कि ऐसी ग़िज़ाएँ मत लें जो कि कॉन्स्टिपेशन पैदा करती हैं आपको। जैसे पराठा अक्सर लोग खा लेते हैं, पराठा नहीं खाना चाहिए बवासीर के मरीज़ों को। चावल बहुत ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। उसके बाद बैंगन नहीं खाना चाहिए, और वो ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि खून को गाढ़ा करती हैं उनसे आप दूर रहें। ताज़ा फलों का इस्तेमाल करें, ताज़ा सब्ज़ियाँ आप इस्तेमाल में रखेंगे। कॉन्स्टिपेशन हो तो इंशाल्लाह आपको बवासीर का मर्ज़ नहीं होगा, और अगर आप हो चुका है तो इससे आप निजात भी पा जाएंगे, इंशाल्लाह आपको शिफा होगी। ठीक है। अच्छा, इसके साथ हकीम साहब मैं आपसे पूछूंगी कि वो कहते हैं कि अमूमन ये मर्ज़ जो है वो गर्मियों की निस्बत सर्दियों में ज़्यादा होता है, तो ये बात दुरुस्त है? किसी हद तक ये बात दुरुस्त है। उसकी एक वजह है कि गर्मियों की बनस्बत सर्दियों में पानी का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं, उसकी वजह से भी ये चीज़ पैदा होती है। गर्म ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह होगा, और मुरगन ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। उसकी वजह से फिर ये गर्मियों की बनस्बत सर्दियों में ज़्यादा ये मसला पैदा होता है। तो उसके लिए उनको चाहिए कि एतदाल पैदा करें, उसमें सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जौ के दलिए का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और उसके साथ जैसे तारक साहब ने फरमाया कि मूली का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि वो सर्दियों के मौसम का एक सब्ज़ी भी है। और जैसे बाकी सब्ज़ियाँ उन्होंने बताई हैं उसी तरह टिंडे, कद्दू, और इसके अलावा कलवंजी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। एक चुटकी सूखी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ताकि एक तो कब्ज़ का ख्याल रखें, दूसरा इसमें अपनी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखें। ठीक है।
अच्छा हकीम तारिक अहमद साहब, अब मैं आपसे पूछूंगी, क्या कहते हैं कि ये मर्ज जेनेटिक है, तो क्या ये मौरूसी है या सिर्फ कहा जाता है? किस हद तक आप कह सकते हैं कि मौरूसी भी है कि अक्सर एक देखने में ये भी आता है कि अगर किसी के माँ बाप को एक फैमिली में ये मर्ज़ चल रहा है तो अमूमन उस फैमिली के अफराद जो है वो इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये कि अगर इसमें थोड़ी सी एहतियात की जाए, जो अभी मैंने आपको बताई है थोड़ी देर पहले, और इसका मर्ज़ का ख्याल किया जाए, प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाए, तो ये मर्ज़ जो है वो ख़त्म भी। अक्सर लोगों के जहन में ये भी ख्याल आता है, मैं यहाँ बताना चलूँ कि कहते हैं जी कि पाइल्स या बवासीर ख़त्म नहीं हो सकती। ऐसी कोई बात नहीं है। पाइल्स या बवासीर ख़त्म हो सकती है इस सूरत में कि आप थोड़ा सा परहेज़ करें, क्योंकि इसका ताल्लुक आपकी ग़िज़ा के साथ बहुत गहरा है। आपकी ग़िज़ा अगर मुतदल होगी, आपकी ग़िज़ा में एतदाल होगा सॉरी, आप सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पाइल्स जो ख़त्म हो जाती है। होता ये है कि जिस तरह हकीम अरशद साहब ने बताया कि इसकी दो इकसाम है, एक खूनी और एक बादी। अमूमन आपको भी सुनने में आता है आप कि ये दो किस्में हैं इसकी। खूनी में ये होता है कि जब आप स्टूल पास करते हैं तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, चूँकि मस्से होते हैं, कुछ अंदर होते हैं और कुछ जो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं वो आपके जिस्म से बाहर निकल आते हैं। कॉन्स्टिपेशन की शदीद सूरत में वो मस्से ब्रस्ट हो जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। बाज़ का ऐसा भी होता है कि इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि मरीज़ की जान लबों पे आ जाती है। बिल्कुल। और जो जिसमें ब्लीडिंग नहीं होती उसको हम बादी बवासीर कहते हैं। उसमें ये होता है कि मस्से जो है वो एनएस के अंदर ही होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। और ऐसा होता है कि जिस तरह आपने देखा होगा कि अंगूर के गुच्छे आप देखते हैं, ऐसी सूरत में एनएस के अंदर मस्से छोटी छोटी सूरत में होते हैं, लेकिन जूँ जो वो मर्ज़ बढ़ता जाता है तो वो बड़े भी होते जाते हैं, उनका साइज़ में इजाफा होता है और वो बाहर भी निकल आते हैं और मरीज़ को चलने फिरने, बैठने, उठने में, काम काज में इंतहाई दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसमें आप अपना ख्याल रखें, अपनी ग़िज़ा का और अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करें तो आप बवासीर के मर्ज़ से महफूज रह सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा हकीम अरशद साहब, कहते हैं कि जो वो अफराद जो बहुत लॉन्ग सिटिंग करते हैं, ज़्यादा देर तक बैठते हैं, उनमें ये मर्ज़ जल्दी हो जाता है। जी बिल्कुल, ये बात सही है, क्योंकि उसमें ज़्यादा बैठने की वजह से उनकी ग़िज़ा सही तरीके से हज़म भी नहीं होती। वो वहीं बैठे बैठे खाना भी खा लेते हैं जी। वहीं काम की ज़्यादती की वजह से उनको बैठना पड़ता है। उनके लिए तो ये चाहिए कि कुछ उसमें अपना ऐसे टाइम सेटिंग और कुछ नहीं, जैसे पाँचों वक्त की नमाज की पाबंदी कर लें। अगर वो नमाज के वक्फे के लिए जाएंगे तो उससे भी वो काफ़ी बेहतरी आएगी, इससे बचा जा सकता है। और एक मतलब कि नमाज की अदायगी में भी फ़र्ज़ की अदायगी भी हो जाएगी, इससे वो बचा जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा प्रोफेसर तारिक अहमद साहब, इसकी इब्तिदाई अलामात क्या हैं कि जो इसका शिकार होने वाले, क्या वो वही अफराद हैं जिनको कब्ज़ रहता है या इसके अलावा भी कोई अलामात हैं इसकी? पहली अलामत ये कि जब मरीज़ स्टूल पास करता है तो उसको उस वक़्त शदीद दर्द का सामना करना पड़ता है, जलन का एहसास होता है, स्वेलिंग हो जाती है उसमें एनएस के अंदर, तो ये इसकी एक बड़ी अलामत है। उसके बाद जब ये मर्ज़ तरक्की कर जाता है, बढ़ जाता है, तो फिर वो जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले मस्सों के हवाले से, कि वो मस्से आपकी बॉडी से जिस्म से खारिज हो जाते हैं, बाहर भी कुछ आ जाते हैं और कुछ अंदर रहते हैं, ये इसकी आम अलामात हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि हकीम साहब ने बताया, अगर आपको भी इस किस्म की कोई अलामात हो रही हैं तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें और अपने मुआलिज से रब्ता करें। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाना कि बवासीर के मर्ज़ की इब्तिदाई अलामात क्या हैं। अब हम बात करेंगे कि इस मर्ज़ से कैसे बचा जा सकता है, वो कौन सी एहतियात है या परहेज़ है। जी हकीम अरशद साहब। जी, सबसे पहले तो इसको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, खाने पीने में एहतियात करनी चाहिए। ठीक है। गोश्त वगैरह गोश्तखोरी से पुरखोरी से परहेज़ करनी चाहिए, फ़ास्ट फूड से परहेज़ करनी चाहिए। वर्जिश और वॉक 30 से 40 मिनट की वॉक अपनी रोज़ाना की रूटीन बनानी चाहिए जी। और उसके अलावा तेज़ मिर्च मसालों से बचना चाहिए। और उसके अलावा ये जो खाने पीने में या चलने फिरने में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और सलाद वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तेज़ मिर्च मसालों से बचा जाए, तेज़ मिर्च मसालों का कम से कम इस्तेमाल करें और चिकनाई वाली चीज़ों से कम इस्तेमाल करें। दूध का इस्तेमाल ज़रूर करें, 1 गिलास रोज़ाना 1 गिलास दूध का ज़रूर पिएँ। और उसके साथ जैसे हकीम साहब ने बताया कि उसके साथ अंजीर का इस्तेमाल अगर उससे दूध के 1 गिलास के साथ 2 दाने अंजीर के भी अगर इस्तेमाल कर लें तो उससे भी उनको कब्ज़ को ख़ासकर कब्ज़ से बचना चाहिए, कब्ज़ ना होने दें। ठीक है। अच्छा हकीम तारिक साहब, कहते हैं कि प्रेगनेंसी में भी ये पाइल्स का मर्ज़ हो जाता है।
बिल्कुल होता है ऐसे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, क्योंकि रेक्टम के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा पड़ने की वजह से अक्सर ख़वातीन जब प्रेग्नेंट होती हैं उनमें कईयों में बवासीर का मर्ज़ देखने वाला, लेकिन ये एक वक्ती तौर के ऊपर होता है। जब वो इससे फ़ारिग हो जाते हैं इससे तो बवासीर भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर उसकी एहतियात ना की जाए, ख्याल ना रखा जाए, और स्पेशली कॉन्स्टिपेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, इसके ऊपर बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं, तो उसकी मैं वजह बताता चलूँ आपको कि वजह क्या है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। जब जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है, जब वो बैठते हैं तो देर तक वो बैठे रहते हैं टॉयलेट में। अब होता क्या है, जब आप बैठते हैं तो रेक्टम के ऊपर बोझ पड़ता है। जब रेक्टम के ऊपर बोझ पड़ता है तो वहाँ से हमारे बाल से बारीक रगें जो हैं वो गुजर रही होती हैं, वेन्स, अब उनमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुक जाती है। अब जब उन्हें ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है तो वही रगें जो मस्सों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और फिर वो शदीद बवासीर में, हम इसको कहते हैं, कंडीशन में आ जाती हैं। तो इसलिए कब्ज़ का ख्याल रखें। और हमला ख़वातीन में भी वजह यही होती है कि रेक्टम के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से उन्हें कॉन्स्टिपेशन पाइल्स की शिकायत हो जाती है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, अब जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो आज के हवाले से आपने जो स्पेसिफ़िक नुस्खा तरतीब दिया है वो हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। जी नाज़रीन, ये नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है पाइल्स के हवाले से। बहुत से, बल्कि मैं कहूँगा कि हज़ारों नहीं लाखों लोग इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं, उन्होंने फ़ायदा वाला, उन्होंने शिफा दी है। तो आप इस नुस्खे को मुकम्मल यकीन एतमाद के साथ इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह बवासीर खूनी हो या बादी दोनों पे ही काम करता है और आपको फ़ायदा होगा। अभी आप नुस्खा नोट कर लीजिए, स्क्रीन पर प्ले कर रहा हूँ। नुस्खा बराए बवासीर: अज्जा रसौंत 50 ग्राम, तुख्मे मूली 50 ग्राम, अंजबार 25 ग्राम, मगज़ तुख्मे नीम 50 ग्राम और तारा मीरा 50 ग्राम। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रसौंत 50 ग्राम, तुख्मे मूली 50 ग्राम, अंजबार 25 ग्राम, मगज़ तुख्मे नीम 50 ग्राम, तारा मीरा 50 ग्राम। तरकीब तैयारी इसकी ये होगी कि तमाम अद्वियात को लेकर आपने बारीक पीस कर सफ़ूफ़ बना लें। एक चुटकी सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें, इससे आप निहार में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता इसके साथ ब्लीडिंग कम रुक रही है तो फिर आपने इस तरह करना है कि एक और नुस्खा नोट फरमा लीजिए। कहरबा शमी आपने लेना है 25 ग्राम, और उसके बाद आप संगज राहत लेंगे 50 ग्राम, गेरू आपने लेना है 50 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को बारीक पाउडर करके रख लें और आधा चम्मच चाय वाला सुबह शाम ये ले लें। ये नुस्खा और साथ में जो अभी नुस्खा आपने नोट किया है, इसको आप दोनों को इस्तेमाल कर सकती हैं इसमें, जिसमें आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही। अगर आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही, सिर्फ पाइल्स की प्रॉब्लम है आपको, जिसे हम बादी बवासीर कहते हैं आम अल्फाज में, तो उसमें फिर आप जो नुस्खा भी आपने स्क्रीन पे नोट किया उसी को आप इस्तेमाल करेंगे। इससे इंशाल्लाह लेना चाहता आपको शिफा। अभी मैं हकीम अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हकीम साहब, ये नुस्खा अभी आपने देखा, हमने स्क्रीन पे प्ले किया, मैंने बताया अपने नाजरीन को, तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में कि तो अपनी राय का? ये नुस्खा बहुत अच्छा है और इसको अगर बाकायदगी से तकरीबन 15 से 20 दिन लगातार इस्तेमाल करें, ब्लीडिंग भी रुक जाएगी इससे। अगर इसमें पैल्स वगैरह, मस्से वगैरह वो भी कम हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर इसको समझें कि ये ज़ाहिर इसमें अज्जा कुछ कड़वे हैं, तो वो चाहे वो कैप्सूल में भी भर के इसको 5 mg या 250 mg वाला कैप्सूल भर के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह शाम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मैं कॉलर आकिब बोल रहा हूँ जी, मैं उससे आपका प्रोग्राम देखता हूँ। क्या नाम तो बताया मुझे आपने? असल में मालूम ये करना था, आप अजवा ब्लेसिंग के मुतालिक बात करते हैं, इसकी फ़वाइद क्या हैं बेसिकली, मुझे ये मालूम करना था। अपना नाम दोबारा बता दीजिए। ना आसिफ है। आसिफ, ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। इसके अलावा आप कुछ जानना चाहेंगे? जी जी, फ़वाइद क्या है और ये अगर मैं मंगवाना चाहूँ तो इसकी क्या प्रोसीजर होगा, ये भी बता दें प्लीज़। ठीक है, हमारे साथ रहे, हम आपको इसका जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी, हकीम तारिक अहमद साहब आसिफ थे और वो अजवा ब्लेसिंग जो है हमारी प्रोडक्ट, उसके फ़वाइद जानना चाह रहे हैं और उनका डिलीवरी का क्या प्रोसीजर है वो भी बता दीजिए। जी आसिफ, आप कराची से हैं तो कराची में तिब्ब नबी सेंटर मौजूद है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पर मौजूद नंबर देख रहे हैं होम डिलीवरी के, तो उन पर कॉल करके आप घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। और फ़वाइद की बात करें तो ये एक बेहतरीन फूड सप्लीमेंट भी है। आजकल सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका, तो आप इसमें इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम तारिक अहमद साहब आपका और हकीम अरशद इकबाल साहब आपका, आप दोनों प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।